से पूछो, वो सिर्फ अपने आप को हीरो साबित करने में लगा पड़ा था। लेकिन एक फिल्म के एक छोटे से डायलॉग ने सब कुछ बदल के रख दिया। उसके बाद तो हर कोई अपने आप को विलेन कहने लग गया। कहते हैं ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो नहीं, विलन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म केजीएफ की, जो की कहानी है एक अनाथ लड़के रॉकी की, जो बड़ा होकर मुंबई में एक गैंगस्टर बन जाता है। फिर हमें कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में ले जाता है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें यश का किरदार रॉकी एक कुख्यात अपराधी रावड़ी थंगम से प्रेरित है, जिसे 1997 में एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन कौन था ये रावड़ी और ऐसा क्या किया था जो उस पर फिल्म बनी? दोस्तों, आज जानेंगे केजीएफ फिल्म की रियल स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, थंगम की स्टोरी जानने से पहले हमें जानना होगा केजीएफ के बारे में। अगर आपने भारत का इतिहास सुना है तो ये जरूर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये आखिरकार इतना सोना आता कहाँ से था? कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ी सोने की खदान है, जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। शॉर्ट में कहे तो केजीएफ। कोलार गोल्ड फील्ड भारत में सोने की सबसे बड़ी खदान है। ये इतनी पुरानी खान है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और उसके बाद आजाद भारत को इसने भरपूर सोना दिया है। 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी कुल 121 सालों में यहाँ से अब तक 800 टन सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड ने बहुत से शासक देखे। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी से लेकर अलग अलग राजाओं के समय में सोने की खुदाई होती रही है। पहले गंग शासक, फिर 900 से 1000 ईस्वी तक चोला साम्राज्य, 13वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य और फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम तक सबने यहाँ से सोना निकाला है। इसके बाद अंग्रेजों ने भी केजीएफ से काफी सोना निकाल कर अपने देश भेज दिया। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को अकूत सोना मिलता रहा है। केजीएफ भारत की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक थी, जहां 80 और 90 के दशक में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खुदाई होती थी। केवल साउथ अफ्रीका की कुछ खदानें केजीएफ से गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने केजीएफ की खुदाई का ठेका लिया और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। और 1902 के दशक में इस खदान में बिजली आ गई। तब उस समय संपूर्ण एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। यहाँ भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो वो जरूरत से ज्यादा था, इसीलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों को भी दिया गया और बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां बिजली पहुंची। वैसे इतनी गहरी खुदाई के लिए आधुनिक मशीनों की भी जरूरत थी, इसीलिए केजीएफ में 1940 के दशक में मैनचेस्टर में बना दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे। एंग्लो इंडियंस उन्हें कहा जाता था जो ब्रिटिश हो लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ का रहन सहन और घर और गलियां इंग्लैंड से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि भारत की आजादी के बाद 1956 में केजीएफ की खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शुरुआती फायदे के बाद बीजीएमएल का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि सोना अब और ज्यादा गहराई में मिलता था, जहां तक पहुंचने में कड़ी मेहनत भी लगती थी और 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी था। साथ ही साथ खुदाई में मिलने वाले सोने की मात्रा भी कम होने लगी थी। 1989 आते आते बीजीएमएल का कुल कर्ज उसकी कुल संपत्ति से दुगना हो गया। बाद में सरकार ने इसे बीमारी का घोषित कर इसके कर्मचारियों की संख्या में छटनी कर दी। जहां 8,800 लोग काम करते थे, वहां अब मात्र 3,500 लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और 2001 में बीजीएमएल ने काम करना बंद कर दिया। तब से यहाँ के कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा कर दी, जिससे लगता है शायद केजीएफ के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जाता है कि अभी भी कोलार में काफी सोना मौजूद है और सोने की कीमत तब की तुलना में करीब 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए अगर एक बार फिर से केजीएफ की खदानें खुलती है तो भारत के लिए सौभाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे
वैसे तो इस खदान के आसपास के इलाके को मिनी इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत फिल्म में दिखाए गए लोगों जैसी ही थी। अंग्रेज और बड़े अधिकारी आलीशान बंगलों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग जो अधिकतर मजदूर हुआ करते थे उन्हें 10 बाय 10 की कोठरी दे दी जाती थी, जहाँ ना तो नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी दिया जाता था, ना ही रहने के अच्छे इंतजाम होते थे। दोस्तों, आपको पता है सिलिकोसिस एक फेफड़ों की बीमारी है जो कि लंबे समय तक सांस के साथ डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से होती है। इस बीमारी का भारत में पहली बार कोई मरीज केजीएफ में ही मिला था। इन मजदूरों की हालत आजादी के बाद भी कुछ खास नहीं बदली थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स की जगह इंडियन ऑफिसर्स ने ले ली थी, लेकिन फिर भी मजदूर तो सिर्फ मजदूर ही थे। अब केजीएफ फिल्म में तो खदान में काम कर रहे लोगों को बचाने उनका मसीहा रॉकी आता है, लेकिन असल में ये किरदार रावड़ी थंगम से इंस्पायर्ड है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद दूसरा सबसे खूंखार अपराधी माना जाता था और उसे वीरप्पन जूनियर तक कहा जाता था। थंगम के एनकाउंटर से कुछ दिन पहले 1997 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 4 वर्षों में थंगम के नाम 42 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और उसने 2 दिसंबर को एक स्टोर से 1.5 लाख रुपए के आभूषण चुराए थे। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वह वीरप्पन की तरह रॉबिन हुड था। वो अमीर लोगों से चोरी करता और केजीएफ के गरीब लोगों की मदद के लिए वो पैसे बांट देता था। 2 दिसंबर की डकैती के कारण पुलिस बेहद ही शर्मिंदा थी, जिस वजह से थंगम को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जब थंगम की मौत हुई तब वो मात्र 25 साल का था। 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम में केजीएफ पुलिस ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बाद में थंगम के 3 भाइयों सागयम, गोपी और जय कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया। जुलाई 2003 में गोपी और जय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी साल अक्टूबर में सागयम की हत्या कर दी गई थी। उनकी मां पोली ने मुठभेड़ों पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और 2012 में सजायाफ्ता पुलिस अधिकारी रमेश कुमार पर सीबीआई ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। फिल्म में रॉकी अपनी मां को प्रेरणा मानता था, वैसा ही कुछ थंगम भी करता था। थंगम अपनी मां के साथ बचपन में केजीएफ में काम करने आया था और अपनी मां पोली को सबसे बड़ा आदर्श मानता था। यहाँ तक कि थंगम के गैंग का नाम ही पोली गैंग था और वो कोलार गोल्ड फील्ड्स और उसके आसपास सोने की दुकानों को लूटते थे। फिल्म में रॉकी की मां, जो गरीबी से तंग आ चुकी थी, अपने बेटे से एक वादा मांगती है कि जब वो मरे तो अमीर इंसान बनकर मरे। उसके शब्दों से प्रेरित होकर रॉकी एक क्रूर अपराधी बन जाता है, जो केवल यह सोचता है कि उसकी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। हालांकि फिल्म में रॉकी की मां की मृत्यु हो जाती है, जबकि थंगम की मां पोली अभी भी जीवित है। फिल्म में रॉकी के भाई बहनों का कोई भी जिक्र नहीं है, उसे अकेला दिखाया गया है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में एक आपराधिक गैंग में शामिल हो जाता है। जिस तरह थंगम को देखते ही शूट करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, उसी तरह फिल्म में प्रधानमंत्री रॉकी को मौत के घाट उतारने के लिए कहती है। हालांकि वो दौर इंदिरा गांधी का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिल्म 70 से 80 के दशक के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। इस वजह से उस समय इंदिरा गांधी से मजबूत कोई नेता और दिखाया ही नहीं जा सकता था। दोस्तों, आप क्या कहते हैं केजीएफ फिल्म के बारे में? आपको रॉकी का किरदार कैसा लगा और अब तक आपको सबसे बेस्ट साउथ इंडियन फिल्म कौन सी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।